हेलो एवरीवन। हम आज आपके सामने लेके आए हैं सी अंडर कॉस्टिंग के ओवरहेड चैप्टर के कुछ वीडियोस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो कि तकरीबन 5 से 10 मिनट तो लगेगा। उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम एक इस जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करें उसका प्रॉब्लम्स हम देखेंगे और फिर एग्जाम्स क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसा लगा और आगे की वीडियोस भी अगर आप चाहते हैं तो बता दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं ओवरहेड चैप्टर। देखिए, कॉस्ट जो रहता है, कॉस्ट को हम एलिमेंट के नज़रिए से देखें तो दो तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा रहता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। हम कैसे बोले एक कॉस्ट को ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये निर्भर करता है हम प्रोडक्ट के नज़रिए से कैसे बता सकते हैं। यानी कि एक आउटपुट बनाने के लिए क्या हम बोल सकते हैं कि कितना रॉ मटेरियल लगेगा, क्या हम बोल सकते हैं कि कितने घंटे का लेबर लगेगा। अगर ऐसे हम बता सकते हैं तो वो डायरेक्ट कहलाया जाएगा। और अगर हम ऐसे बता नहीं पाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। बहुत आसानी से हम समझेंगे इन चीज़ों को। अब ये जो पूरा कॉस्ट का चक्कर है, इसको हम 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फिलहाल कॉस्टिंग के नज़रिए में देखेंगे। यानी कि रहेगा मटेरियल, दूसरा रहेगा लेबर, तीसरा रहेगा एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट के अंदर भी रहेगा, इनडायरेक्ट के भी अंदर रहेगा। ये जो इनडायरेक्ट के अंदर रहता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनको कुल मिला के हम बोल सकते हैं ओवरहेड्स। ये ऐसे जाने जाते हैं। अभी जैसे कि आप अभी बताया, डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्रोडक्ट आउटपुट के साथ अच्छे से लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि हम अभी बोल रहे हैं ओवरहेड्स को, हम ऐसे लिंक नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो इसलिए हमें स्पेसिफिकली ओवरहेड्स के लिए अलग से एक पूरा प्रावधान है कि हम उसको कैसे प्रोडक्ट पे चार्ज करें। आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो अभी एक इन्होंने क्या बताया है कि ओवरहेड्स जो रहता है, इसको ना, चलिए आप प्रोडक्ट पे सीधा आप बता नहीं पाएंगे कि कितना आएगा ओवरहेड्स, ठीक है, हम समझते हैं। लेकिन इसको कम से कम आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, क्या उसके रिलेटेड कनेक्ट करके बता सकते हो? तो जवाब है हाँ। तो इसलिए इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं, ताकि, और वो डिपार्टमेंट भी कैसे बांटते हैं जहां तक ओवरहेड्स को उस डिपार्टमेंट में बिना कोई तकलीफ के हम डिवाइड कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मली दो हिस्सों में बांटा है डिपार्टमेंट्स को, या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो नाम से ही पता चलता है कि उनका काम रहता है कि फिनिश प्रोडक्ट बनाना। सर्विस डिपार्टमेंट का काम रहता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मदद करना। तो सर्विस डिपार्टमेंट बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मदद करती है या अन्य सर्विस डिपार्टमेंट को भी मदद कर सकती है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो पहला चीज मैं बताता हूँ। एक लेते हैं सर्विस डिपार्टमेंट जो है कैंटीन। तो कैंटीन डिपार्टमेंट देखा जाए तो क्या उनका काम क्या रहता है, खाना सप्लाई करना। दोपहर का लंच वर्कर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर्स भी आके खाएंगे, और ऐसे ही जो और भी सर्विस डिपार्टमेंट रहेंगे वहाँ के भी वर्कर्स आके खाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो उस कैंटीन डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी मदद कर रहा है और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी मदद कर रहा है, ठीक है। अभी दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट भी हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आईटी डिपार्टमेंट समझ के लेते हैं। आईटी डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे जो हम समझ के लेंगे, एस्यूम करके लेंगे, वो ये है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी मशीन की कोई खराब हो जाए या फिर कंप्यूटर में कुछ परेशानी आ जाए तो ये आईटी डिपार्टमेंट जाके उसको सुलझा देगी। वैसे ही समझिए, चलो असेंबली ये भी करते हैं कि कैंडिडेट डिपार्टमेंट में कोई कंप्यूटर्स नहीं है, सब ऑटोमेशन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैन्युअली चलता है। तो ऐसे में क्या रहेगा,
आईटी डिपार्टमेंट का कोई रोल है नहीं कैंडिडेट डिपार्टमेंट में। तो इस एंगल में देखा जाए तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, आईटी सर्विस डिपार्टमेंट, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस रेंडर कर रही है। ठीक है, तो पहला हम क्या करेंगे, ये जो ओवरहेड्स रहता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट को डिवाइड करके देंगे। अभी कुछ ओवरहेड्स ऐसे रहेंगे जो कि हम बोल सकते हैं कि हाँ चलो ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। ध्यान रहे, मैंने पहले जो कहा था वो प्रोडक्ट आउटपुट के एंगल पे हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये जो ओवरहेड्स है हम आउटपुट के नज़रिए से नहीं बता सकते कि ये इतना आएगा, लेकिन हम यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या सर्विस डिपार्टमेंट में हम बोल सकते हैं कुछ एक्सपेंस को कि चलो ये डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर ऐसे हम बोल पाएंगे तो इसे हम कहेंगे एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। इसे हम कहेंगे एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। और अन्य जो खर्चे रहते हैं जिनको हम ऐसे भी नहीं बोल सकते, यानी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए है या ये सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं, तो उसको हम कैसे डिवाइड करें, तो उसे हम कहते हैं अपॉर्शनमेंट। चलिए उसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी देखो एक कंपनी है जहाँ पे समझ लीजिए कि 2-3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। अभी वहाँ पे काम वाली काम करती है, स्वीपर काम करते हैं, समझते हैं। ठीक है, वो एक ही स्वीपर है जो कि सारे डिपार्टमेंट का ख्याल रखती है। अब उनको तो मंथली तनख्वाह मिलता रहेगा या उनको सैलरी मिलता रहेगा, तो वो कैसे हम डिवाइड करके दें इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट में काम करती है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे इसको अपोर्शन ही कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका समझना, यानी कि एलोकेशन और अपोर्शनमेंट। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को जो अभी हमने डिस्कस किया, इसके एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी क्या हो गया, पूरा जो ओवरहेड्स है वो तो या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आएगा या तो सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर चला गया। अब इसमें एक तकलीफ है हमें, ये तकलीफ ये रहती है, ठीक है जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो कॉस्ट आ गया और इसमें से आउटपुट मिल जाएगा बना के, और फिर इस आउटपुट को हम बेच के पैसा कमा लेंगे। अभी आप ज़रा सोचिए सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में। सर्विस डिपार्टमेंट ठीक है, खर्चा तो इतना कर रहे हैं, और फिर उसका आउटपुट क्या वो बाहर कुछ बेच के या बाहर सर्विस रेंडर के पैसा कमा रही है? नहीं, तो ये रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट नहीं कहलाएगा। तो हमारे लिए तकलीफ ये रहेगी, अगर ऐसे ही हम प्रोडक्ट पे चार्ज करने गए तो सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो हमने कॉस्ट चढ़ाया है वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाएगा, तो सीधे हमारे कॉस्टिंग P&L में अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए, तो ऐसा ना हो तो हमारे बीच एक और प्रोसेस हमें करना पड़ता है, ये सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। क्या कहेंगे? रीअपोर्शनमेंट। और इसके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग मेथड्स है, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन में अभी नजर आएगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट को डिवाइड करके देने वाले प्रोसेस को कहेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या हुआ, सारे कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आ गए। अभी क्या है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट आता है इसको प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करने का है। तो इसमें एक और प्रोसेस लेगा जिसको हम टेक्निकली नाम दिए है एब्जॉर्प्शन, और इसके लिए भी बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो भी हम आने वाली वीडियोस में प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे।